हेलो नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। बच्चों, इस टॉपिक में हम सबसे पहले करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? मतलब ये कि जो आपने सीखा हुआ है कि हमारी जो इंडिया का मैप है वो हमारी टेरिटरी है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब काफी वास्ट होता है। क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में, एक एक करके देखते हैं बच्चों। सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी में वही जो आप लोगों को पता है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स और हमारा जो इंटरनेशनल वाटर में, पानी में जितना हमारा एरिया है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट। लेकिन इकोनॉमिक्स में और भी चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। पहला बच्चों याद हो गया आपको कि जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स जो हमारे मैप पे नजर आता है और 1200 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी में हमारा एरिया है वो आता है इसके अंदर। नंबर 2, हमारे जितने भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा चलाए जाते हैं वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड माने जाते हैं। चाहे वो इंडिया से काफी दूर है तब भी वो हमारी टेरिटरी में है। लेकिन वो एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स जो किसी और कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा चलाए जाते हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिलिट्री कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज वगैरह की। जो इंडियन एम्बेसी है, इंडिया के जो मिलिट्री कॉन्सुलेट्स हैं वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड होंगे, चाहे वो इंडिया में स्टैब्लिश्ड नहीं भी हैं। जैसे इंडियन एम्बेसी पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में होती है इंडियन एम्बेसी हर कंट्री के अंदर, तो इंडियन एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही मानी जाएगी, चाहे वो फिजिकली इंडिया के अंदर नहीं भी है तब भी। और इंडिया की कोई मिलिट्री कॉन्सुलेट है या हमारे कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया से बिलोंग करता है, इंडियन गवर्नमेंट से, और इंडिया की फिजिकल बाउंड्री से काफी दूर स्टैब्लिश्ड है, तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, नेचुरल गैस रिग्स, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं, जबकि ये इंडिया की जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होते हैं उससे काफी दूर ओशन के अंदर होते हैं, लेकिन इनको भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड माना जाता है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या आता है हमारी टेरिटरी में। जो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं और इंटरनेशनल वाटर जो हमारे एरिया में आता है इंडिया के, वो। इसके अलावा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स आते हैं। इसके अलावा फिशिंग वेसल्स, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। और इंडिया के जो एम्बेसी है, इंडिया के जो इंटरनेशनल मिलिट्री कॉन्सुलेट्स हैं वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। अब यहां पे कुछ कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक बार एक क्वेश्चन आया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है जो इंडिया से बाहर है, क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? तो हमें आंसर लिखना था नहीं। आप कहेंगे ये तो गवर्नमेंट का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का बैंक है, तो ये क्यों नहीं आएगा? मैंने आपको बोला गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेरा कहने का मतलब है एम्बेसी या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन गवर्नमेंट का कोई काम कर रहा है, जिसके फॉरेन अफेयर्स है, जिसका फॉरेन अफेयर से रिलेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन, और या कोई मिलिट्री कॉन्सुलेट। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। पिछले आंसर में हमारा एक पॉइंट आया था कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। जो नॉर्मल रेजिडेंट्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। तो बच्चों के माइंड में आ रहा होगा ये नॉर्मल रेजिडेंट है क्या भला? तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स होते कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट्स 4 टाइप के होते हैं बेसिकली। पहले वो लोग जो उसी कंट्री में पैदा हुए हैं और वहीं रहते हैं, वहीं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। जैसे हम इंडिया में पैदा हुए हैं और हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही हैं, तो एक वो लोग। दूसरा वो पर्सन जो किसी और कंट्री से आके इंडिया में रहने लगा और वहीं उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करने लगे, जैसे सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी भी इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट है। थर्ड, वो लोग जो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं,
तो क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं या अपनी कंट्री की एम्बेसी में जॉब करते हैं, तो कई सालों से वो अपनी कंट्री में आए नहीं है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। लेकिन वो क्योंकि अपनी कंट्री के पर्पस को सॉल्व करने के लिए ही, अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए ही उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं या उस एम्बेसी में जॉब कर रहे हैं, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट होंगे अपनी ही कंट्री के जहां से वो बिलोंग करते हैं। थर्ड, वो लोग जो किसी और कंट्री में जॉब या बिजनेस करने के लिए गए हैं लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके अपनी ही कंट्री में लाए करते हैं, तो वो लोग भी नॉर्मल रेजिडेंट अपनी ही कंट्री के होंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं। तो 4 टाइप के लोग हो गए नॉर्मल रेजिडेंट। बच्चों, अगला कंसेप्ट है हमारा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम किसको कहते हैं और ट्रांसफर इनकम किसको कहते हैं? मैं बहुत सिंपल लेमन वाली लैंग्वेज में बताऊं तो मुफ्तखोरी की इनकम को ट्रांसफर इनकम कहते हैं और मेहनत की कमाई को फैक्टर इनकम कहते हैं। मतलब कि जो इनकम बिना काम के मिल रही है वो ट्रांसफर इनकम है, इसमें स्कॉलरशिप भी आ जाती है। बच्चों को लगता है कि स्कॉलरशिप के लिए तो उसने मेहनत की है, बट वो मेहनत वो अपने लिए कर रहा है, अपने करियर को बिल्ड करने के लिए कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए या उस स्कूल के लिए नहीं कर रहा है जिस स्कूल ने उसको स्कॉलरशिप दी है। तो स्कॉलरशिप हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया या वेटर को मिलने वाली टिप हो गई, कोई भी डोनेशन हो गई, कोई भी गिफ्ट हो गया, ये सब ट्रांसफर इनकम है, यानी मुफ्त की कमाई को ट्रांसफर इनकम कहते हैं। इसके अलावा जितनी भी बायलेटरल इनकम होती हैं, काम के बदले में पैसा या गुड्स के बदले में पैसा, उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब एक और चीज कि फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन मुफ्तखोरी की इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। बच्चों, बहुत ध्यान से रखना इस बात को याद कि मुफ्तखोरी की इनकम को यानी ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं और फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है। अब ये नेशनल और डोमेस्टिक क्या है ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ये याद रखो कि जो कंट्री की इनकम होती है उसमें हम मेहनत की कमाई को यानी फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, ना कि मुफ्त की इनकम। बच्चों, अगला कंसेप्ट है हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को समझने में हमेशा बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि जब इसके कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं तो बच्चे हमेशा गलत आंसर लिख देते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना है इसको कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि जब कोई प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए खरीदता है या उसे मैन्युफैक्चरिंग में यूज करता है तो वो चीज होती है इंटरमीडिएट गुड्स। मैं फिर से बोल देता हूं, जब कोई प्रोड्यूसर किसी चीज को रीसेल करने के लिए खरीदता है या उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज करता है, कंज्यूम करता है, तो वो इंटरमीडिएट गुड होती है। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर कोई मशीन परचेज करता है, कोई ड्यूरेबल एसेट परचेज करता है जो सालों साल उसके बिजनेस में काम आएगी, वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है। ऑन द अदर हैंड, कोई कंज्यूमर यानी हम लोग हाउस होल्ड्स कुछ भी खरीदता है वो फाइनल गुड है। कोई भी हाउस होल्ड कुछ भी खरीदता है वो फाइनल गुड है। जैसे कि वो ब्रेड खरीदता है तो वो भी फाइनल गुड है, अगर वो मशीन खरीदता है वो भी फाइनल गुड है। लेकिन प्रोड्यूसर के केस में मामला बिल्कुल अलग है। अगर प्रोड्यूसर ने कोई ऐसी चीज खरीदी है जिसको वो रीसेल करेगा तो वो इंटरमीडिएट गुड है, चाहे वो मशीन ही क्यों ना हो। अगर वो रीसेल करेगा तो वो इंटरमीडिएट है। लेकिन अगर वो कोई ऐसी मशीन खरीद रहा है जो अब उसके बिजनेस में कई सालों तक रहेगी तो वो फाइनल गुड है। कोई प्रोड्यूसर अगर रॉ मटेरियल परचेज करता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो वो भी इंटरमीडिएट गुड है। कोई स्कूल चॉक्स एंड डस्टर परचेज करता है तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने जो मटेरियल कंज्यूम किया है उसे हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं, क्योंकि वो एक प्रोडक्टिव सर्विस में कंज्यूम हो गया है। लेकिन अगर वही स्कूल प्रोजेक्टर खरीदता है या डेस्क खरीदता है
तो वो फाइनल गुड्स हैं बच्चों। अब यहां पे इतना कंसेप्ट तो सभी बच्चे आराम से समझ लेते हैं, लेकिन फंस जाते हैं जब बच्चों से पूछा जाता है कि रॉ मटेरियल का स्टॉक 31 मार्च को उनके पास बच गया है, उसको क्या कहा जाएगा। अगर बच्चों प्रोड्यूसर के पास रॉ मटेरियल का स्टॉक 31 मार्च को बच जाता है तो हम उसे फाइनल गुड कहते हैं, हम उसे इंटरमीडिएट गुड नहीं कहते हैं हम, क्योंकि हम उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स वो होती हैं जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। जैसे मुझे सैंडविच खाना है तो सैंडविच कंजम्पशन गुड है, क्योंकि मैं सैंडविच उठाऊंगा और खा लूंगा। मुझे समोसा खाना है, समोसा उठाऊंगा और खा लूंगा। लेकिन ये सैंडविच और समोसे ठंडे हो गए हैं। अब इन ठंडे सैंडविच और समोसे को गर्म करने के लिए मुझे चाहिए अवन। तो अवन में मैं इन सैंडविच और समोसों को गर्म करूंगा और उसके बाद खाऊंगा। तो अवन कैपिटल गुड है, क्योंकि अवन मेरी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मैं अवन को नहीं खा रहा हूं। तो अवन मेरी डिमांड को, मेरे वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, और वो अवन कई साल तक मेरे काम आने वाला है। तो ऐसी चीजें जो कई साल तक काम आती हैं और इनडायरेक्टली हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, तो वो होती हैं कैपिटल गुड्स। लेकिन जो चीजें हमें डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं वो होती हैं कंजम्पशन गुड। नेक्स्ट कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। बहुत इजी है इसको समझना। डेप्रिसिएशन का मतलब आप एक कार लेके आए और पूरे साल आपने कार नहीं चलाई, लेकिन वो 1 ईयर ओल्ड हो गई, 1 साल पुरानी हो गई। 1 साल पुरानी होने की वजह से अब आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा जितने में आपने खरीदी थी। तो ये जो कार की वैल्यू का कम हो जाना है, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। चाहे वो पुराने रखे पुराने होने से हो गई है, या वो वेयर एंड टेयर या जंग लगने की वजह से हो गई है, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लेकिन अब आपने सोचा कि 1 साल में कार की वैल्यू कम हो गई, मैंने तो बिल्कुल चलाई भी नहीं, तो अब मैं इसको ढंग से चलाऊंगा। और आप जोश में निकले उस गाड़ी को लेके हाईवे पे और स्पीड में चला रहे थे, और क्या हुआ कि हाईवे पे एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में आपका खर्चा आ गया करीब 1 लाख रुपए का। तो ये जो लॉस हुआ है ये है कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिनका हमें अंदाजा नहीं होता है, बट डेप्रिसिएशन का अंदाजा हर किसी को होता है कि मेरी जो फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू 1 साल के बाद ऑलमोस्ट कितनी रह जाएगी, या अंदाजे के तौर पे कितनी वैल्यू मेरी एसेट की कम हो जाएगी। ये नॉर्मली लोगों को पता होता है, तो इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और कैपिटल लॉस एक्सीडेंटल होते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता है। तो ये है कैपिटल लॉस। बच्चों अब बात करते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की। ये भला क्या है NIT? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने गवर्नमेंट को दिए हैं, जिसको इंडिया में GST कहते हैं, वो टोटल अमाउंट गवर्नमेंट के पास रहा क्या? एक्चुअली देखा जाए तो वो टोटल अमाउंट गवर्नमेंट के पास नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज भी दी हैं। तो अगर 100 करोड़ के इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को मिले हैं, 100 करोड़ का GST गवर्नमेंट को मिला है, और 30 करोड़ की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है प्रोड्यूसर्स को, तो देखा जाए नेट गवर्नमेंट को 70 करोड़ ही मिले हैं। तो अगर हम ये देखना चाहें कि नेट गवर्नमेंट को कितनी इनकम हुई है, तो गवर्नमेंट ने जो GST से कमाया है उसमें से माइनस कर दो गवर्नमेंट ने जो प्रोड्यूसर्स को वापस सब्सिडी दी है, तो इससे हमें पता चल जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेसिकली हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को नेट प्रोड्यूसर से या किसी और से नेट टैक्स कितना मिला है। बच्चों अगला कंसेप्ट है हमारा NFIFA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है बच्चों, कि हमारी कंट्री ने जो ओवरऑल फॉरेन से कमाया है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो फॉरेनर्स ने इंडिया से कमाया है, तो जो नेट अमाउंट आएगा वो आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। इंडियंस अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, बहुत सारी कंट्रीज में फैले हुए हैं, आपको पता ही है हर कंट्री में इंडियंस छाए हुए हैं, कनाडा में तो भरमार है।
वो लोग जो इंडिया में भेज रहे हैं, हमारी कंट्री से भी तो फॉरेनर्स अपनी कंट्रीज के लिए पैसे भेज रहे हैं, तो क्यों ना हम डिफरेंस देखें कि बेसिकली नेट नेट हमारे पास कितना अमाउंट आया। तो जितना इंडियंस ने फॉरेन कंट्रीज से अर्न करके हमारी कंट्री में भेजा है, उसमें से माइनस कर दो जो इंडिया में रह रहे फॉरेनर्स ने, नेपालियों ने, भूटानीज ने, बांग्लादेशियों ने, श्रीलंकन्स ने या और लोगों ने इंडिया से कमा के जो अपनी कंट्री में भेजा है वो माइनस कर देंगे, तो हमें नेट नेट पता चल जाएगा कि इंडिया में कितनी इनकम अब्रॉड से आई है नेट लेवल पे। तो बच्चों ये चैप्टर यहां पे खत्म होता है। अब इससे रिलेटेड अगर 1 मार्क क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आपको बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना समझने के बाद भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप 100, 150, 200 एग्जाम्पल्स करें, नॉर्मल रेजिडेंट के, फाइनल गुड्स के, इंटरमीडिएट गुड्स के, डोमेस्टिक टेरिटरी के, तभी आपके इस चैप्टर से 1 मार्कर्स सही हो पाएंगे, नहीं तो 1 मार्कर्स ही इस चैप्टर में आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको 200, 250, 300 जितने 1 मार्कर्स करने कर लीजिए। उसके बाद मुझे मेरे नंबर 99999015 पे कॉल करके आप मुझसे एक टेस्ट मंगवा सकते हैं। गूगल फॉर्म से मैं टेस्ट बना के सेंड कर दूंगा। वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, उसमें आपको सिर्फ टिक करना होता है और आंसर सबमिट करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप चाहेंगे तो 1 या 2 टेस्ट मैं आपको सेंड कर सकता हूं। तो बच्चों इस चैप्टर में बस आपको 1 मार्कर स्ट्रॉन्ग करने हैं, अदरवाइज जो मैंने कंसेप्ट आपको बताए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो चलते हैं अब आप 3rd चैप्टर।